हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न अभी नहीं बदला है। जो 2022 में पूछा था वैसा ही पैटर्न था 2023 में, वही पैटर्न था 2024 में, फिर वही पैटर्न है 2025 में। तो हम लोग अभी चालू किए हैं 2022 से, ठीक है। क्योंकि सेम क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, ठीक है ना। उसी तो 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बेस पर हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है ना। ऐसा तैयारी करना है जोर शोर से कि यदि कोई क्वेश्चन सामने आपके आता है तो वह क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और बात आप लोग समझ जाइए, यह जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स ये खतरनाक सब्जेक्ट होता है। क्योंकि अधिकतर बच्चे मैथ से ही डरते हैं, तो मैथ से डरना नहीं है। यदि मैथ इतना खतरनाक है तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हम लोग बनकर दिखाएंगे, ठीक है ना। ताकि इसका जो डर दिलों में बना हुआ है वह डर निकलकर बाहर चला जाए, ठीक है। तो बस आप लोग मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। मैं आप लोगों के दिलों के अंदर से मैथ का डर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। और आप लोग सफल जरूर होइएगा, ठीक है। तो मैथ से डरना नहीं है, बस उसको समझ लेना है, कंसेप्ट को समझ लेना है, ठीक है ना। तो चलते हैं आप क्वेश्चन के तरफ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स 10th क्लास 2022 में पूछा गया क्वेश्चन को ही हम लोग इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन चालू करते हैं। मैं ये जो बुक लिया हूँ यह क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि इस किताब में 2012 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन है। तो हम लोग 2022 का ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 और 432 का मसा निकालें, ठीक है। 960 और 432, देखिए कितना है, 960 और 432 है। कौन मेथड लगाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो मेथड होता है उसी को लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझ कर ही काम करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही तो कंसेप्ट है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसी कंसेप्ट पे इसको बना देना है, ठीक है। अब देखिए अपने पास, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देख लेते हैं। इसमें से जो बड़ा संख्या आप लोगों को दिख रहा है, जो बड़ा संख्या दिख रहा है वह होगा ए का मान, 960 क्या हो जाएगा, ए का मान। और जो छोटा संख्या दिख रहा है वह हो जाएगा बी का मान। तो 432 दिख रहा है, तो यह किसका वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम लोग चलते हैं, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कंसेप्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी पे हम लोग चलते हैं इसको सेट करने। तो इसका देखिए फॉर्मूला यह होता है, लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो देखिए ए का वैल्यू कौन है, ये बड़ा वाला हमेशा ए का वैल्यू होता है 960, लिखेंगे 960। और बी का वैल्यू कौन होता है 432। अब हम लोग फंस गए, ठीक है, फंस गए। तो जब हम लोग फंस गए हैं तो निकलने का तरीका भी हम लोग ढूंढेंगे। अब देखिए कैसे फंस गए हैं, ए का वैल्यू दिया है तो लिख दिए, बी का वैल्यू दिया है तो लिख दिए, क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू कहाँ से आएगा, बस यहीं पे हम लोग फंसे हुए हैं। तो चलिए काम करते हैं,
कैसे निकलेंगे इस खाई से हम लोग कैसे निकलेंगे उसको देखते हैं। तो क्या करना है, यहीं पे बगल में ही 432 से 960 में भागा कीजिएगा, अपना शेषफल और भागफल आ जाएगा। क्योंकि देखिए यह भागफल होता है और यह शेषफल होता है, यह भाज्य होता है, यह भाजक होता है। मतलब ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। तो इसको बनाकर हम लोग निकालते हैं शेषफल कितना आ रहा है और भागफल कितना आ रहा है। ठीक है, तो 432 है 960 में लगाएंगे, 2 से तो आराम से लगेगा, 4 दूना 8, 32 दूना 64, 64 हो गया। चलिए तो 10 में से 4 गया 6, 15 में से 6 गया 9। तो देखिए तो किसके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए, क्यू के बारे में बोल रहा है। क्यू का वैल्यू लिखना है, तो क्यू का वैल्यू यह होता है। देखिए जिससे भागा दिया जाता है वह बी होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वह ए होता है, और जितना भागफल आता है वह क्यू होता है, नीचे वाला आर होता है। ठीक है, तो किसका वैल्यू लिखना है, क्यू का वैल्यू लिखना है। तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया है 2, प्लस है तो प्लस, आर का वैल्यू कितना है 96 है तो 96। ठीक है बाबू, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब क्या करना है, बीच वाला को भूल जाना है। देखिए इस साइड में राइट साइड में कितना संख्या है अपने पास, 1 2 3। तो यह जो बीच में संख्या है इसको भूल जाना है। तो जब इसको आप लोग भूल जाइएगा तो 2 ही संख्या दिखेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, यह बड़ा है यह छोटा है। तो जो बड़ा है ना उसी को बाहर निकाल देंगे। तो 432 बाहर निकल गया, तो छोटा बच गया कौन 96। बस ये हो गया। क्योंकि देखिए ये जो 432 है ना, तो अब की बार 432 भाज्य बनेगा और 96 भाजक बनेगा। फिर इसमें लिखना है क्यू और आर का वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब देखिए तो इसको जब ऐसे घेरिएगा तो यह भाजक बन गया, ऐसे में अब की बार भागा करना है इसमें। तो पहले भाजक था, अब यह बनेगा भाज्य। ठीक है, तो 9 चौका 36, 4 बार में लग जाएगा, 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4, 9 चौका 36, 36 37 38 हो गया। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया तो कितना बच गया 4, 48 यह कट गया। ठीक है, तो बताइए 96 के साथ में इसको अब हटाइए। 96 के साथ में भागफल कितना आया है तो 4 आया है। तो 96 का भागफल कितना है 4 लिख देंगे, और फिर 96 का शेषफल कितना है तो 48 है। तो यहाँ पे हम लोग 48 लिख देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब बताइए किसको भूल जाना है, तो बीच वाला को भूल जाना है, और यह शुरू में है 96, इसको बाहर निकाल देना है, लास्ट वाला को अंदर ही रखना है। ठीक है, अब भी फिर इसको अब क्या करेंगे, घेरेंगे 96 हो गया, 48 दूना 96। तो अब बताइए तो 0 हो गया। 48 का भागफल कितना आ गया 2, 48 का शेषफल कितना आ गया 0। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 48 का भागफल कितना आ गया है 2, शेषफल कितना आ गया है 0 आ गया। तो देखिए तो चूंकि शेषफल आर का वैल्यू कितना आ गया 0, यह शेषफल कितना आ गया 0, तो इसलिए लिखेंगे HCF कितना 960 और 432 बराबर। देखिए यही होगा, बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा ना वही हो जाएगा अपना आंसर। ये आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है ना। चलिए जब समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में ऐड कर लीजिए। या तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 3 + 2√5, 3 + 2√5 तो लिखेंगे
माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए तो कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम लोग उल्टा जबरदस्ती मान लिए परिमेय संख्या। ठीक है, यही मेथड होता है। कहेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो मानना पड़ेगा परिमेय संख्या, तभी जाकर बनेगा। तो देखिए, तो मान लिए इसको कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूल होता है 3+2√5 है, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा p/q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में चलता है। तो यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसके बारे में दे देगा, क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव में, अब बोलेगा कि यह कौन संख्या है। ठीक है, तो यह कौन संख्या है, तो रूट में जितना भी संख्या होता है वो सारा का सारा अपरिमेय होता है। कब, जब उसका वर्गमूल नहीं निकले तब। ठीक है ना। अब देखिए, यह तो दे देगा। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो रूट में रहेगा, उसका वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय संख्या होगा। वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि एक और आप लोग बात समझ जाइए, रूल समझ जाइए, परिमेय संख्याओं का रूप चलता है बटा के रूप में। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं का रूप चलता है डॉट डॉट के रूप में। यदि संख्या के लास्ट में डॉट डॉट रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा, और संख्या बाटा में रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। अच्छा, उसके बाद में है जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा वह परिमेय होगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होगा। हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो यह हो गया इतना बराबर इतना। ठीक है, लिखेंगे अब जहाँ, इसमें लिखेंगे जहाँ p/q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए लिख दिए। देखिए, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। ठीक है, तो आप लोग जानते होइएगा कि पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, उसी के आधार पे इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो रूट वाला संख्या को बायां साइड में कैसा हूँ करके बचा लेना है। ठीक है, तो बचाते हैं। तो 2√5 इधर रह जाएगा, तो ये प्लस में है, तो दाहिना साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में कर दिए। अब देखिए, 2√5 बराबर p, इसके नीचे एक करके एलसीएम कर देता है, बटा घटा हो गया, -3q/q हो गया। उसके बाद में देखो जी, √5 बराबर, यह गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो भागा में कौन है, पहले से q है, q के साथ 2 आने वाला है तो 2q हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे √5 बराबर, p को क्या माने हैं, p पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक। ठीक है, -3, फिर लिख देंगे पूर्णांक, /2 पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए, अब √5 बराबर, ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक होता है परिमेय संख्या। कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या। अब देखिए, आप लोग समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। हम लोग सभी को 3+2√5 को माने हैं परिमेय संख्या, लेकिन यह अकेले आ गया है परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो इसके बारे में तो पता है पहले से कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि, इधर लिख रहे हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता
गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो जाएगा अपना प्रूफ। ठीक है ना। हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हम लोग जबरदस्ती ना माने थे। यह है अपरिमेय संख्या, मान लिए परिमेय, जबरदस्ती तो चलेगा नहीं। बाद में सिद्ध करते करते हम लोग आ गए कि नहीं, जो हमारी मान्यता है वह है गलत। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर जब आप लोगों के सामने आएगा तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डरिए मत। ठीक है, सिर्फ आप लोग मेहनत करते चलिए, काम आपका हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 1.8 पर रेकरिंग है, 1.1 पर रेकरिंग को भिन्न के सरलतम रूप में बदलें। 1.8 कितना है, 1.8 पर रेकरिंग है, तो लिखेंगे 3 नंबर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन लिख देते हैं, लिखेंगे माना x बराबर 1.8 पर रेकरिंग। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन यदि छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, लेकिन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आराम से आप लोग बनाइएगा। चलिए, यदि ऐसे क्वेश्चन रहे ना, दशमलव के आगे क्या है, 1 है, 0 नहीं है। 0 वाला दूसरे तरीका से बनता है, और 0 यदि नहीं रहे तो वह दूसरे तरीका से बनता है। इसको बटा के जोड़ कर बना देंगे, फटाक से बन जाएगा। देखिए, तो लिखेंगे या x बराबर, यह 1 है तो 1 लिख देंगे, दशमलव को हटाकर प्लस लिख देंगे। अब देखिए 8 पर रेकरिंग है ना, तो 8 को ऊपर लिखेंगे, और 1 गो अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे लिख देंगे, बस हो गया। या x बराबर, फिर बटा के जोड़ आ गया है। ठीक है, तो 9 + 8 बटा 9 हो गया, या x बराबर 17 बटा 9। ठीक है, देखिए यह जो क्वेश्चन बना है सब्जेक्टिव के लिए बना है, फॉर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में ही तो पूछा है, तो ऐसे बना दीजिएगा, 2 नंबर आपका पक्का हो गया। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया x बराबर 1.8 पर रेकरिंग, यदि ऐसे पूछ दिया कि 1.8 पर रेकरिंग का मान निम्नलिखित में से कौन है, तो इतना कैसे बनाइएगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बड़ा कम समय मिलता है, तो इसका ट्रिक देखिए क्या है। इसको भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए, रेकरिंग को भी भूल जाइए, तो कितना होगा, 18 होगा। 18 लिख दीजिए। रेकरिंग दशमलव के आगे कितना है, बिना रेकरिंग वाला कौन संख्या, 1 है, तो बिना रेकरिंग वाला घटा दीजिए। कौ गो संख्या पर रेकरिंग है, कौ गो अंक पर रेकरिंग है, तो 1 गो अंक पर रेकरिंग है, तो 1 गो 9 नीचे लिख दीजिए, 17 बटा 9 हो गया। ये हो गया किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना। आप लोग क्लास में बने रहिए, हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बना देना है। ट्रिक पर दिमाग लगाइए, बना दीजिए, काम आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द्विघात बहुपद z² - 2z - 8 के शून्यक निकालें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा, मैथ का नियम होता है, बनाने का नियम होता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग जाते हैं एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि पूरा तो बन गया है, लेकिन नंबर आ जाता है कम। तो नंबर कहाँ कट गया, आप सिस्टम नहीं लगाए, सही तरीका से नहीं बनाए, इसलिए नंबर कट जाता है। तो नंबर को बचाने के लिए आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तौर तरीका से बनाना पड़ेगा। तो शून्यक जब निकाला जाता है ना, तो लिखते हैं
संगत समीकरण। क्या लिखते हैं? संगत समीकरण लिखते हैं। ठीक है, संगत समीकरण क्यों लिखे? क्योंकि बहुपद को शून्यक बनाना है। किसको शून्यक बनाना है? बहुपद को शून्यक बनाना है। तो जब बहुपद को शून्यक बनाया जाता है तब -8 है, ठीक है, तब संगत समीकरण लिखा जाता है, क्योंकि बहुपद बराबर के चिन्ह से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। चलिए एक और हम लोग सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, या कह देगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो जो व्यंजक चाहे जो बहुपद, ठीक है, बराबर के चिन्ह से जुड़ा रहेगा वही बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जिसमें जैसे यह अब बहुपद नहीं है, पहले बहुपद था, यह यदि नहीं रहे, यह नहीं रहे तो यह बहुपद है, लेकिन जब बराबर इसमें जुड़ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, बहुपद का घात माइनस में नहीं होता है। जो ऊपर वाला ये पावर है ना, पावर, यह माइनस में नहीं होता है। माइनस रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। उसके बाद तीसरा रूल, बहुपद का चर, जैसे यहाँ पे चर जेड है, जेड कभी कभी एक्स देगा कभी वाई देगा, वह बट्टा में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी बहुपद नहीं होगा। चौथा रूल, चर रूट में नहीं होना चाहिए। यह जो जेड है यह रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में रहेगा वो भी बहुपद नहीं होगा। पांचवा रूल, बहुपद का घात बटा में भिन्न में नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है एक्स जेड स्क्वायर है तो जेड का पावर दे दे 1/2, 1/2, तो फिर यह बहुपद नहीं होगा। 5 गो हो गया, बस इसी पांचों में से कोई ना कोई एक उसमें रहेगा, चाहे नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन के तरफ। तो संगत समीकरण z² - 2z - 8 = 0। अब इसका क्या करना है? शून्यक निकालना है। तो गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं, सबसे आसान विधि है, चलिए निकालते हैं। तो z² कितना हो जाएगा? 4z + 2z - 8। देखिए इसको मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि यह गुणनखंड विधि से बन रहा है, आप लोगों को यह पता होगा कैसे बन रहा है, बस मैं इसका नियम बता देता हूँ। तो यहाँ से z कॉमन हो जाएगा, तो z - 4 हो गया प्लस 2z - 4 ही होगा बराबर 0। ठीक है, z - 4 इंटू z + 2 बराबर 0। अब देखिए लिखेंगे जब z - 4 = 0, कहने का मतलब है कि अपने पास दो गुणनखंड आ गया है, एक यह वाला एक यह वाला। अब क्या करेंगे, इसको यदि डिलीट करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं तो यह बचेगा, यदि इसको हटाते हैं तो यह 0 के बराबर बच जाएगा। तो यहाँ से z का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो गया। अब लिखेंगे फिर जब अब की बार इसको हटाते हैं तो यह आ गया, तो z + 2 = 0। तो यह z बराबर -2, इसलिए z का वैल्यू आ गया है एक +4 एक -2, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। बस आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, त्रिघात बहुपद से लिया गया क्वेश्चन है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 1, -1 एवं -2 है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। कितना 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 शून्यक दे दिया है? 1 दे दिया है, -1 दे दिया है दे दिया है और -2 दे दिया है। ठीक है, इतना ही ना दिया है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो दिया है ना 1 -1 -2, इसके लिए लिखेंगे माना
माना अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -2। देखिए शून्यक दिया है, शून्यक, ठीक है ना, एक त्रिघात बहुपद जिनके शून्यक, ठीक है, क्या दिया है, शून्यक दिया है, ठीक है। तो जब यह शून्यक दे दिया है और निकालना है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला के पास पहुंचने से पहले इसमें क्या करेंगे, कुछ काम को करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, देखिए अल्फा बीटा और गामा तीनों का वैल्यू जोड़ना है। तो 1 ± 1 फिर ±2 हो गया। तो देखिए 1 ± -1 और फिर प्लस माइनस, यह तो कट गया, कितना आ गया, -2। उसके बाद में क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। कहने का मतलब है कि हर एक दो शून्य को एक साथ गुना करके जोड़ देना है 3 बार। तो अल्फा बीटा का वैल्यू लिखना है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा, तो बीटा कितना है, -1 इंटू गामा -2, ठीक है, प्लस गामा अल्फा, गामा -2 इंटू अल्फा, हो गया। चलिए गुना कीजिए अब, तो ये कितना हो जाएगा, +1 में -1 से गुना होगा, -1 माइनस माइनस +2 प्लस माइनस -2, ठीक है। यह और यह कट गया, -1 आ गया इसका वैल्यू। उसके बाद में आप निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 है, बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है, इंटू गामा का वैल्यू कितना है, -2 है। जब सभी में गुना कीजिएगा तो सिर्फ 2 आ जाएगा। इतना काम मैं क्यों किया, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगा। चलिए वजह यह है कि त्रिघात बहुपद जो होता है ना, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही ना फार्मूला होता है। तो देखिए इस फार्मूला में रखने के लिए, इस फार्मूला में रखने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं था, सिर्फ शून्यक था। उसके बाद में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू होना चाहिए, जो नहीं था। उसके बाद में अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होना चाहिए, जो नहीं था। बस इसी काम के लिए हम लोग इतना एक्स्ट्रा काम किए हैं, ठीक है। बिना एक्स्ट्रा काम किए आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं x³ माइनस, इसका वैल्यू कितना दिया है, तो कितना दिया है, -2 दिया है, तो -2, बगल में x² है तो x², प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू -1 है, तो -1 लिखेंगे, इंटू x है तो x, माइनस इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 2 है तो 2 रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस माइनस प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस सिर्फ x माइनस 2, यही अपना आंसर हो गया। घात कितना आ गया, 3 घात आ गया। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कह देगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 0 रहेगा। तो जिस बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा। यदि इसको हल किया जाए तो कितना आंसर आएगा, तो 3 गो आंसर आएगा, जो आपके सामने है, यहाँ पे है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर
6 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है समीकरण युग्म 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 और x माइनस एच वाई इक्वल टू 2 का हल x बराबर 1 है, y बराबर 3 है, तो h और k का मान निकालें। देखिए समीकरण दे दिया है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3, उसके बाद में दे दिया है x माइनस एच वाई इक्वल टू 2, x का वैल्यू दे दिया है 1 और y का वैल्यू दे दिया है कितना 3। तो बोल रहा है h का वैल्यू क्या होगा और k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही हम लोगों को निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो देखिए यह जो क्वेश्चन दिया है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3, उसके बाद में दे दिया है, इधर लिख देते हैं x माइनस एच वाई इक्वल टू 2, उसके बाद में दे दिया है x का वैल्यू कितना दे दिया है 1, y का वैल्यू दे दिया है कितना 3। तो निकालना है h का वैल्यू और किसका वैल्यू k का वैल्यू निकालना है। हटाइए, अब इसको यहाँ से मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं किसका वैल्यू निकालना है भाई, तो निकालना है अपने को k का वैल्यू, इस समीकरण में k का वैल्यू और इस समीकरण में h का वैल्यू। चलिए इसको हल करते हैं। तो 2x प्लस, इसको लिखेंगे चूँकि पहले ही तो दे दिया, लिखेंगे चूँकि 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3। देखिए 2x का वैल्यू यहाँ पे है इतना 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस k इंटू वाई का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, अब प्लस इक्वल टू इधर 3 है तो 3। चलिए कितना हो जाएगा 2 प्लस 3k हो जाएगा इक्वल टू 3, या 3k बराबर 3 माइनस 2, या 3k बराबर 1, या k बराबर 1/3। क्या किए, कुछ तो नहीं किए, बस एक ही काम किया गया है, x और y का वैल्यू रख दिया गया है, जो बच गया उसका वैल्यू आ गया। आप लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं ना। इसमें इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 रख के h का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। निकाल के बताइएगा आंसर कितना आया, इसका h का वैल्यू कितना आया। h का वैल्यू आप लोगों को बताना है कि कितना आया। ठीक है, HW के तौर पर मैं दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यदि अल्फा कोमा बीटा px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15k शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, दे दिया है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या दिया है, तो px बराबर दे दिया है, px बराबर दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 दे दिया है। तो बोल रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है ना, तो देखिए 1/अल्फा और 1/बीटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा काम हम लोग करेंगे पहले। ठीक है, क्या करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे a का मान, तो a का मान कितना होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक ही a होता है। b का मान 2 नंबर वाला b का मान होता है, 3 नंबर वाला c का मान होता है। a का मान, b का मान, c का मान हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अल्फा इसलिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a होता है, माइनस हो गया। b का वैल्यू कितना है, तो -11 है, 11/a का वैल्यू कितना है
2 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, सिर्फ 11/2 हो गया, ठीक है ना। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, तो C का वैल्यू कितना है 15/A का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। यह काम क्यों किया गया है, तो देखिए इसके पीछे भी मकसद है। अब लिखेंगे चूँकि 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, तो देखिए ना अल्फा बटा का जोड़ नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। तो काम कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम तो निकलबे नहीं करेगा, तो दोनों को गुना कर दीजिए अल्फा इंटू बीटा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, एक में बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा होगा, एक में अल्फा से गुना कीजिएगा तो अल्फा होगा। पहले आएगा बीटा बाद में जाएगा अल्फा, उसको मैं सीधा करके लिख दिया हूँ, पहले अल्फा बाद में बीटा। अब इसका वैल्यू देखिए, वैल्यू यहाँ पे आया है 11/2, इसका वैल्यू आया है 15/2, तो इसमें भी बट्टा इसमें भी बट्टा है, कट गया, बट्टा 2 कट गया, 11/15 अपना आंसर आ गया, ठीक है। 11/15 अपना आंसर आ गया। एक और बात देख लीजिए, यदि इसी को शॉर्टकट बनाना हो तब क्या कीजिएगा, देखिए शॉर्टकट मेथड 1/α प्लस 1/बीटा, यदि इतना काम नहीं करना होगा तब, इतना काम यदि नहीं करना होगा तब इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है -b/c। क्या होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला, क्या होता है 1/α प्लस 1/बीटा का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है -b/c। तो माइनस है तो माइनस लिखिए, b का वैल्यू कितना है 11, -11 है तो -11 लिख दीजिए बटा 15 बराबर, देखिए 11/15। ये हो गया अपना डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ऐसे भी बनेगा तो 2 ही नंबर मिलेगा, ऐसे भी बनेगा तो 2 ही नंबर मिलेगा। अब आपको जो अच्छा लगे, यह अच्छा लगे या यह अच्छा लगे, बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे बनाइएगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हमेशा यह थोड़ी ना पूछेगा 1/α प्लस 1/बीटा तो नहीं पूछेगा, नहीं ना पूछेगा। तो यदि यह नहीं पूछा तब तो इसको निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों बता दिया हूँ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। एक बहुपद दे दिया है 9 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 9 में एक बहुपद दे दिया है, 9 नंबर में दे दिया है 3x² प्लस 4x इक्वल टू प्लस 2k, इसका एक शून्यक दे दिया है कितना, तो शून्यक तो दे दिया है -2, यानी कि यह x का वैल्यू दे दिया है -2, तो बोल रहा है k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। k का वैल्यू क्या होगा, यह x का वैल्यू दे दिया है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर -2, ठीक है। दे दिया है तो बोल रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, k का मान बोल रहा है कि क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे माना, चाहे यहाँ पे लिख देते हैं माना, इसको क्या करते हैं px कर देते हैं, क्या करते हैं px कर देते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 2k, ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। उसके यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो p है, x का वैल्यू दे दिया है -2 तो -2 लिखेंगे, ठीक है ना, -2 लिखेंगे तो 3 गुना -2 का स्क्वायर। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे कितना रखेंगे -2 रखेंगे, प्लस 4 गुना -2 और प्लस 2k, तो ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा।
तो ये कितना हो गया -14 हो गया प्लस 2k हो गया। अब लिखेंगे चूंकि -2 जो P2 है P-2 है P-2 का शून्यक है, तो किताब में दिया है शून्यक है, इसलिए P-2 बराबर 0 हो जाएगा। तो P-2 का वैल्यू कितना है -14 प्लस 2k बराबर 0, या 2k बराबर कितना हो गया 14, या k बराबर हो गया 14/2 7, या k बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ये तो हो गया पूरा डिटेल, इसका क्या हो गया यह डिटेल हो गया। ठीक है, और यदि इसी का यदि और शॉर्ट में बनाया जाए तो ऐसे लिखेंगे। ये तो सबसे पहले तो मान ही लेंगे इतना, तो लिखेंगे चूंकि -2 बहुपद का गुणनखंड बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बहुपद का शून्यक है, इसलिए 3x² प्लस 4x 2 के बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। शून्यक है, अब इसको लिखेंगे 3 गुना, बस यही काम कर देंगे, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 2 रख देंगे और बना देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है, और इनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए दो संख्या है, कितना संख्या है 2 संख्या है, तो मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, लिखेंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है 14 है। अंतर कितना है 14 है, तो अंतर कर देते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 14 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे 14 प्लस वाई, यह समीकरण हो गया 1। अब लिखेंगे फिर प्रश्न से, तो फिर प्रश्न से देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि उनके वर्गों का अंतर 448 है। इनका वर्ग का अंतर 448 है, तो यह वर्ग हो गया, यह अंतर हो गया, तो दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 448 है, लिख दिए। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आ गया है कितना 14 प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 448। अब यहाँ पे 14 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 प्लस 28y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 448 हो गया। तो इससे यह कट गया, तो होगा कितना 28y बराबर 448, प्लस में है तो इधर आएगा तो 196 माइनस में हो जाएगा। आगे देखिए 28y बराबर, जो 28 है 28y बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 8 में से 6 घटा 2, उसके बाद में 4 में से 9 घटेगा, 14 में से 9 घटेगा 5, उसके बाद में 3 में से 1 घटेगा 2। अब क्या कीजिएगा, y बराबर 252 है, 252 में 28 से भागा कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, y का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद में
लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो यह क्लास यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो यदि अपलोड हो तो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और इस क्लास को, इस चैनल को अपने माध्यम से अपने दोस्तों के पास में भेजिए। ठीक है, ताकि वो भी अपना 10th क्लास का तैयारी अच्छा से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।